हेलो दोस्तों, डार्क स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी फॉरेस्ट गार्ड राजेश की है। उस रात चांदनी के हल्के उजाले में जंगल के बीचों बीच हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। अचानक अंधेरे में एक चीख गूंज उठी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। जंगल के पुराने पहरेदार राजेश ने अपनी बंदूक संभाली और उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आई थी। उसके कदमों की आवाज सूखे पत्तों पर हल्की हल्की खनक पैदा कर रही थी, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हर कदम के साथ जंगल और भी गहरा और भी भयानक होता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि इस रात के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें। आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें और यह भी लिखें कि आप यह स्टोरी कहां से सुन रहे हैं, और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और ईमेल पर स्टोरी भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। राजेश एक सीधा साधा आदमी था। वो पिछले 20 सालों से जंगल का पहरेदार था। उसने कई बार जंगली जानवरों का सामना किया था, लेकिन कभी किसी इंसान का बाल भी बांका नहीं किया। उसकी ड्यूटी का क्षेत्र एक विशाल घना जंगल था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। नवंबर का महीना था और जंगल में ठंडक बढ़ रही थी। पत्तों के झड़ने से पूरे जंगल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इसी खामोशी के बीच पिछले कुछ हफ्तों से राजेश को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन पलट कर देखने पर वहां कुछ नहीं होता। कभी कभी रात के समय उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती जो किसी इंसान या जानवर की नहीं होती थीं। लेकिन इन सब को वो अपने मन का वहम मानकर टाल देता था। पर आज की रात कुछ अलग थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल में कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला हो। उसने अपनी बंदूक कंधे पर डाली और टॉर्च हाथ में लेकर जंगल के गहरे हिस्से की ओर चल पड़ा, जहां से उसे वो अजीब आवाजें सुनाई दी थीं। जंगल के इस हिस्से में घना अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं और जमीन पर सूखे पत्तों की मोटी परत बिछी हुई थी। राजेश के कदमों की हल्की आवाज इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब है। उसने अपनी टॉर्च से चारों ओर रोशनी फैलाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उसके ठीक सामने एक परछाई उभरी और हवा में एक तीखी सर्द लहर दौड़ गई। राजेश की टॉर्च की रोशनी उस परछाई पर पड़ी और उसने देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है। पर यह कोई साधारण आदमी नहीं था। उसकी आंखें गहरी लाल थीं, जैसे खून से भरी हुई हों। उसकी त्वचा बेहद सफेद थी, मानो कभी सूरज की रोशनी देखी ही ना हो। उस आदमी के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो राजेश के दिल को चीरने वाली ठंडक से भर रही थी। तुम कौन हो? राजेश ने कांपते हुए पूछा, लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। उस अजनबी ने सिर्फ उसे घूरते हुए अपना सिर झुका लिया और उसके होठों से हल्की हंसी की आवाज निकलने लगी। राजेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा कि उसे अपनी बंदूक उठानी चाहिए, लेकिन उसके हाथ सुन्न हो चुके थे। अचानक वो अजनबी आगे बढ़ा और उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। जैसे ही वो राजेश के करीब पहुंचा, राजेश को लगा कि उसका शरीर पूरी तरह जकड़ गया है। उसकी सांसें तेज हो गईं और पसीने की बूंदें उसकी माथे से बहने लगीं। उसने किसी तरह अपने हाथों को हिलाया और बंदूक की ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन अजनबी ने उसके हाथ को पकड़ा और उसकी ताकत ने राजेश को चौंका दिया। तुम यहां नहीं होने चाहिए, उस अजनबी ने धीमी लेकिन भयानक आवाज में कहा। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जो राजेश के मन में डर की एक लहर पैदा कर रहा था। लेकिन राजेश ने हिम्मत जुटाई और किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया। उसने बंदूक उठाई और अजनबी की ओर निशाना साधा, लेकिन अगले ही पल वो अजनबी वहां से गायब हो गया। राजेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब उसने चारों ओर देखा तो वो बिल्कुल अकेला था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ अभी हुआ वो सच था या सिर्फ उसका भ्रम। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और जल्द से जल्द वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन वो जानता था कि इस रात के बाद उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। जंगल की ठंडी हवा अब और भी भयानक लगने लगी थी। राजेश ने महसूस किया कि जंगल का हर कोना अब उसे घूर रहा है। उसने तेजी से अपने घर की ओर कदम बढ़ाए,
लेकिन उस अजनबी की भयानक मुस्कान उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन था और वो वहां क्या कर रहा था। राजेश जब अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी मीरा ने उसकी हालत देखकर तुरंत समझ लिया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। क्या हुआ राजेश? मीरा ने चिंतित स्वर में पूछा। राजेश ने उसे पूरा वाकया बताया, लेकिन खुद उसके लिए भी यह समझना मुश्किल था कि क्या वास्तव में हुआ था। मीरा ने उसे आराम करने की सलाह दी, लेकिन राजेश का मन बहुत अशांत था। उसे रात में ठीक से नींद नहीं आई। हर बार जब वो सोने की कोशिश करता, उसे वहीं अजनबी की लाल आंखें और भयानक मुस्कान याद आती। आखिरकार वो उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या था। अगली सुबह राजेश ने फैसला किया कि वो इस घटना की तह तक जाएगा। वो जानता था कि ऐसा कुछ पहली बार नहीं हो रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से जंगल में अजीब घटनाएं हो रही थीं, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। पर अब वो जानता था कि ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये कुछ और ही है, कुछ बहुत पुराना और बहुत खतरनाक। राजेश ने अपने साथियों से बात की, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। उन्हें लगा कि शायद राजेश पर रात की ड्यूटी का असर हो रहा है, लेकिन राजेश को यकीन था कि वो जो देख रहा था वो सच था। राजेश ने खुद को तैयार किया और उस जगह पर जाने का फैसला किया जहां उसे वो अजनबी मिला था। इस बार उसने अपनी बंदूक के साथ साथ कुछ पुराने ताबीज भी साथ लिए जो उसकी मां ने उसे कभी दिए थे। उसने सोचा कि शायद ये उसे किसी तरह की सुरक्षा दे सकते हैं। जंगल में कदम रखते ही राजेश को फिर वही सिहरन महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा सतर्क था। उसने हर कदम को संभल कर रखा। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। अचानक उसे कुछ दूर एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। ये झोपड़ी पहले कभी नहीं देखी थी और न ही किसी और ने इसके बारे में सुना था। ये जगह अजीब थी। यहाँ के पेड़ झुके हुए थे, जैसे किसी भारी बोझ से दबे हों, और हवा में एक अजीब सी गंध थी। राजेश ने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी की ओर बढ़ा। दरवाजे पर हाथ रखते ही उसे एक तेज बिजली का झटका महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की हो। पर राजेश ने हार नहीं मानी। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। झोपड़ी के अंदर की स्थिति और भी विचित्र थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें से कुछ बहुत पुराने और भयानक थे। जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन उस धूल में कुछ ताजे कदमों के निशान दिखाई दे रहे थे। ये निशान उसी अजनबी के हो सकते थे जिससे राजेश की मुलाकात हुई थी। राजेश ने चारों ओर देखा और अचानक उसकी नजर एक पुरानी धूल से ढकी हुई किताब पर पड़ी। वो किताब एक टेबल पर रखी हुई थी। राजेश ने किताब उठाई और उसे साफ किया। किताब की जिल्द फटी हुई थी और उस पर कुछ अजीब से शब्द लिखे हुए थे। उसे समझ में आ गया कि ये कोई साधारण किताब नहीं थी। उसने धीरे से किताब का पहला पन्ना पलटा और उसके सामने खुला एक अंधेरे से भरा रहस्य, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। राजेश ने जब किताब का पहला पन्ना पलटा तो उसे अंदर की लिखावट बेहद अजीब लगी। किताब में कुछ पन्ने पुराने पीले पड़ चुके थे और उन पर कील की नोक से उकेरे गए शब्द थे। उसकी हिंदी पढ़ने में उसे मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसने देखा कि कुछ शब्द अंग्रेजी में भी लिखे गए थे जो उसे थोड़ा समझ में आ रहे थे। पहला पन्ना एक चेतावनी से शुरू होता था। इस किताब को पढ़ने वाला अगर इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करेगा तो उसे वही झेलना पड़ेगा जो मुझ पर गुजरी है। राजेश का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने किताब को आगे पढ़ने का निश्चय किया। उसने अगला पन्ना पलटा, जहां उसे एक कहानी दिखाई दी। एक कहानी जो सैकड़ों साल पुरानी थी और जो इसी जंगल में घटी थी। कहानी शुरू होती थी एक विदेशी व्यक्ति से जो अपने अनुसंधान के लिए इस जंगल में आया था। उसने यहाँ के पेड़ों, जड़ी बूटियों और यहाँ के वातावरण का अध्ययन किया, लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि इस जंगल के अंदर एक गहरा, खौफनाक राज छिपा हुआ था। किताब में उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा था, लेकिन उसके कार्यों का वर्णन किया गया था। राजेश ने धीरे धीरे पढ़ना जारी रखा। उसे पता चला कि वो विदेशी व्यक्ति एक पुरानी गुफा में दाखिल हुआ था, जहां उसे एक ताबूत मिला था। ताबूत के ऊपर कुछ अजीब से निशान और गुप्त भाषा में लिखा एक संदेश था।
उस व्यक्ति ने उस ताबूत को खोलने की गलती कर दी और उसके बाद से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। ताबूत के अंदर कुछ ऐसा था जो इंसानी नजर से ओझल रहता था, लेकिन उस विदेशी व्यक्ति ने उसे जागृत कर दिया था। उस जागृत होने वाले के बारे में लिखा गया था कि वह इंसान नहीं था, बल्कि एक दानव था जिसे सदियों पहले बंद कर दिया गया था। वो कोई साधारण दानव नहीं था, वो एक पिशाच था, एक रक्त पिपासु जिसकी शक्ति अंधेरे से आती थी और जो रात को जागता था। राजेश को समझ में आ गया कि इस जंगल में जो कुछ हो रहा था उसका कारण इस किताब में छिपा था। वो विदेशी व्यक्ति ही इस सब की शुरुआत का कारण था। उसकी गलती की वजह से ही वो पिशाच जाग गया था और अब इस जंगल में तबाही मचा रहा था। राजेश ने महसूस किया कि वो अब भी उस दानव के प्रभाव में है। उसने किताब को पढ़ना बंद किया और एक पल के लिए सोचा कि क्या उसे ये सब छोड़कर वापस लौट जाना चाहिए, पर उसके अंदर एक अजीब सी ताकत जाग उठी। उसे लगा कि अब वो इससे पीछे नहीं हट सकता। उसने उस अजनबी के साथ जो देखा, जो महसूस किया, वो सब इस किताब से जुड़ा हुआ था। उसने किताब को अपने बैग में रखा और झोपड़ी से बाहर निकलने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर उसे साफ महसूस हुआ कि वहां कोई था, शायद वही अजनबी जिसने उसे रात में डराया था। राजेश ने जल्दी से झोपड़ी का दरवाजा बंद किया और वापस अपने घर की ओर बढ़ने लगा। वो अब किसी भी कीमत पर इस किताब के रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसे लगा कि अगर वो इस दानव को नहीं रोक पाया तो ये जंगल और आसपास के सारे लोग खतरे में पड़ सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक राजेश ने किताब को पढ़ने में अपना पूरा समय लगा दिया। हर रात वो किताब के पन्ने पलटता और उसमें लिखी कहानियों को पढ़ता, जो उसे उस भयानक सच्चाई के और करीब ले जाती थीं। किताब में वर्णित पिशाच के बारे में कई बातें बताई गई थीं। वो एक ताकतवर पिशाच था जिसका असली नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन लोग उसे साया के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वह रात में अपनी असली शक्ति हासिल करता था और दिन के उजाले में बेहद कमजोर हो जाता था। साया ने सदियों पहले इस जंगल को अपना शिकारगाह बनाया था और कई निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाया था। कहानी के अनुसार कुछ पुराने पुजारियों ने मिलकर उसे एक गुफा में बंद कर दिया था और उस पर एक शाप डाल दिया था जिससे वह कभी जाग नहीं सकता था। लेकिन जब उस विदेशी व्यक्ति ने ताबूत खोला तो वो शाप टूट गया और साया फिर से जाग उठा। राजेश अब समझ गया था कि जो अजनबी उसने देखा था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वही पिशाच था, साया, जिसने अब फिर से अपनी शक्तियों को हासिल करना शुरू कर दिया था। लेकिन साया अभी पूरी तरह से शक्तिशाली नहीं हुआ था। राजेश को किताब में लिखा मिला कि साया को अपनी पूरी शक्ति हासिल करने के लिए कुछ खास लोगों के खून की जरूरत थी, वे लोग जो उसके शाप से जुड़े थे। राजेश को डर लगने लगा कि कहीं वो खुद ही तो उन खास लोगों में से एक नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस बात की चिंता थी कि अगर साया ने अपनी पूरी शक्ति हासिल कर ली तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। राजेश ने किताब में एक उपाय भी पढ़ा जो साया को हमेशा के लिए रोक सकता था, लेकिन उस उपाय को करने के लिए उसे उस गुफा में वापस जाना होगा जहां साया को बंद किया गया था। और ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि साया अब जाग चुका था और वो किसी भी हालत में राजेश को उस गुफा तक नहीं पहुंचने देना चाहता था। राजेश ने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और योजना बनाई कि कैसे वह उस गुफा तक पहुंचेगा। लेकिन जब उसने जंगल छोड़ने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि जैसे पूरा जंगल ही उसके खिलाफ हो गया है। हर बार जब वह जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता, उसे ऐसा लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचकर वापस अंदर ले जा रही है। पेड़ों की शाखाएं उसे रोकने के लिए आगे बढ़ जाती। घनी झाड़ियों में उलझकर वह वापस वहीं आ जाता जहां से उसने शुरुआत की थी। राजेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने कुछ साथियों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन हर कोई उसे पागल समझ रहा था। उसने अपने परिवार को भी फोन किया, लेकिन नेटवर्क हमेशा गायब हो जाता। अब राजेश को एहसास हो रहा था कि वह इस समस्या में अकेला ही फंसा हुआ है। उसे खुद ही इसका हल निकालना होगा। एक रात जब वह किताब पढ़ रहा था,
उसे कुछ शब्दों ने आकर्षित किया। किताब में लिखा था कि अगर पिशाच को किसी खास जगह से रोका नहीं जा सकता तो उसे वहीं पर रोकने का एक तरीका होता है। इसके लिए उसे उस पिशाच की सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगाना होगा, वो कमजोरी जो उसकी सारी शक्तियों को नष्ट कर सकती है। राजेश ने ध्यान से किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया और अंत में उसे वह पन्ना मिला जिसमें साया की कमजोरी का जिक्र था। किताब में लिखा था कि साया की सबसे बड़ी कमजोरी वह ताबीज था जो उसकी मां ने उसे दिया था। राजेश को समझ में आया कि यह ताबीज एक साधारण वस्तु नहीं था। यह एक पुरानी वस्तु थी जिसमें ऐसी शक्तियां थीं जो साया जैसे पिशाच को कमजोर कर सकती थीं। राजेश ने अपने ताबीज को गले से उतारा और ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि इसमें कुछ खास था, एक ऐसी ऊर्जा जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उसने तय किया कि वह इस ताबीज को लेकर गुफा तक जाएगा और साया को हमेशा के लिए बंद कर देगा। लेकिन सवाल था, क्या वह उस गुफा तक पहुंच पाएगा या फिर इस भयानक जंगल में हमेशा के लिए खो जाएगा? राजेश ने जब से किताब में साया के बारे में पढ़ा था, तब से उसकी रातें बेचैन और डरावनी हो गई थीं। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता, उसकी आंखों के सामने वही भयानक दृश्य आ जाते। साया की लाल आंखें, उसकी भयानक मुस्कान और उस गुफा का अंधेरा जो अब उसे लगातार अपनी ओर खींच रहा था। उस रात जब राजेश ने आंखें बंद कीं, उसे एक अलग ही दुनिया में खींच लिया गया। वह खुद को जंगल के उसी हिस्से में खड़ा पाया जहां से उसने वो पुरानी झोपड़ी और किताब पाई थी। लेकिन इस बार जंगल और भी भयानक था। पेड़ और भी घने और ऊंचे हो गए थे और चारों ओर एक गहरी धुंध फैली हुई थी। इस धुंध में कुछ परछाइयां चलती फिरती नजर आ रही थीं जो इंसानी नहीं लग रही थीं। राजेश ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन हर दिशा में वही अंधेरा और धुंध दिखाई दे रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीमी और भारी थी, जैसे कोई बेहद पुराना प्राणी उसके पास आ रहा हो। राजेश ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आवाज करीब आती गई और तभी धुंध से एक परछाई उभर कर सामने आई। वो साया था, उसी भयानक रूप में जैसे राजेश ने पहले देखा था। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसके होंठों पर वही खौफनाक मुस्कान थी। साया ने धीरे धीरे अपनी बाहें फैलाईं और राजेश ने महसूस किया कि जैसे उसकी सांसें बंद हो रही थीं। तुम मुझसे बच नहीं सकते, साया की आवाज गहराई में गूंज उठी। इस जंगल में कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। मैं तुम्हारी हर कोशिश को नाकाम कर दूंगा। राजेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को उस जकड़न से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन साया की पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर वो जल्द ही कुछ नहीं करेगा तो वह हमेशा के लिए इस सपने में फंस जाएगा। अचानक राजेश की नजर उसके गले में लटकते ताबीज पर पड़ी। ताबीज से हल्की रोशनी निकल रही थी जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। राजेश ने तुरंत ताबीज को साया की ओर उठाया और जैसे ही ताबीज की रोशनी साया पर पड़ी, वह जोर से चीख पड़ा और पीछे हटने लगा। साया की चीख ने पूरे जंगल को हिला दिया। राजेश ने इस मौके का फायदा उठाया और ताबीज को पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ा दिया। साया की लाल आंखें अचानक काली पड़ने लगीं और उसका शरीर धुएं में बदलकर गायब होने लगा। राजेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर था, पसीने से लथपथ और दिल जोरों से धड़क रहा था। लेकिन इस सपने ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। उसने महसूस किया कि ताबीज ही साया की कमजोरी थी और अगर उसने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया तो वह साया को हमेशा के लिए रोक सकता था। राजेश को अब पता था कि उसे साया को हराने के लिए ताबीज का सही इस्तेमाल करना होगा, लेकिन कैसे? यह सवाल उसे लगातार परेशान कर रहा था। उसने किताब में सब कुछ पढ़ लिया था, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया था कि ताबीज को कैसे इस्तेमाल करना है। वह हर रोज उस गुफा तक पहुंचने की योजना बनाता, लेकिन हर बार जंगल उसे रोक देता। उसे लगता था कि इस बार वह सफल होगा, लेकिन हर बार उसे ऐसा लगता कि जैसे जंगल की शक्तियां उसे गुफा तक पहुंचने नहीं देना चाहती। एक दिन जब राजेश जंगल में चल रहा था, उसने एक आवाज सुनी। यह एक गहरी और बुजुर्ग आवाज थी जो पेड़ों के बीच से आ रही थी। तुम्हें गुफा तक पहुंचना है? उस आवाज ने पूछा। राजेश चौंक गया और उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। कौन हो तुम? राजेश ने पूछा। मैं वही हूं
जिसे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया है, आवाज ने उत्तर दिया। और तभी पेड़ों के बीच से एक बुजुर्ग साधु बाहर आया। उसकी आंखों में गहराई और समझदारी की चमक थी और उसके हाथ में एक लंबी लकड़ी की छड़ी थी। तुम्हें साया से लड़ने के लिए सही तरीका नहीं पता, साधु ने कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि इस ताबीज का इस्तेमाल कैसे करना है। राजेश ने साधु की ओर देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस जंगल में सैकड़ों सालों से जो कुछ भी हुआ है, मैं उसका साक्षी हूं। मैं जानता हूं कि साया को कैसे रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। राजेश को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने साधु की बात मानने का फैसला किया और पूछा, क्या करना होगा? साधु ने बताया कि साया को पूरी तरह से रोकने के लिए ताबीज को उस गुफा के दरवाजे पर रखना होगा, जहां उसे सदियों पहले बंद किया गया था। लेकिन यह काम आसान नहीं था। साया अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया था और वो किसी भी कीमत पर राजेश को उस गुफा तक नहीं पहुंचने देगा। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति और हिम्मत जुटानी होगी, साधु ने चेतावनी दी। साया तुम्हें हर तरह से रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखो, अगर तुम सफल हो गए तो तुम उसे हमेशा के लिए रोक दोगे। राजेश ने साधु की बात ध्यान से सुनी और तय किया कि वह इस बार गुफा तक पहुंचकर ताबीज को सही जगह पर रखेगा। अब उसे किसी भी कीमत पर साया को रोकना था। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब जाओ और इस जंगल को इस भयानक शाप से मुक्त करो। राजेश ने साधु को धन्यवाद दिया और गुफा की ओर चल पड़ा। उसे अब पता था कि यह उसका आखिरी मौका है और वह इसे सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। राजेश गुफा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके मन में लगातार वही सवाल गूंज रहा था, क्या वह इस बार सफल हो पाएगा? जंगल अब और भी भयानक हो गया था। पेड़ जैसे और भी घने और अंधेरे हो गए थे और हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं। रास्ते में राजेश ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। लेकिन उसे यह भी एहसास हो रहा था कि साया अब भी उसके बहुत करीब है। गुफा के पास पहुंचते ही राजेश को एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसे रोकने के लिए तैयार हो गया हो। गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही राजेश ने ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसे अब वही करना था जो साधु ने उसे बताया था। गुफा के अंदर अंधेरा और ठंडक थी। राजेश ने अपनी टॉर्च निकाली और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। गुफा की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, जो जैसे उसे घूर रही थीं। राजेश ने जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखा, उसे एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। वो हवा नहीं थी, बल्कि साया की उपस्थिति थी। साया अब पूरी तरह से जाग चुका था और उसने राजेश को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। साया की गहरी, भयानक आवाज गुफा में गूंज उठी। तुम्हें लगा कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं अनंत काल तक जिंदा रहने वाला हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। राजेश ने ताबीज को मजबूती से पकड़कर गुफा के अंदर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि जैसे साया उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन राजेश अब पीछे नहीं हट सकता था। उसे अब इस जंगल को और खुद को इस शाप से मुक्त करना ही था। गुफा के अंदर उसे वही ताबूत दिखाई दिया जिसके बारे में उसने किताब में पढ़ा था। ताबूत पर वही निशान थे और उसके आसपास एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। गुफा के अंदर राजेश ने उस ताबूत को देखा जिसके बारे में उसने किताब में पढ़ा था। ताबूत पर वही पुराने अजीब से निशान थे और उसके आसपास एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। ताबूत से उठती हुई उस हल्की रोशनी में राजेश को महसूस हुआ कि यही वह जगह है जहां से साया का खौफनाक सफर शुरू हुआ था और यहीं उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। ताबीज अब गर्म हो रहा था, मानो उसे एहसास हो गया हो कि वह अपने अंतिम उद्देश्य के करीब है। लेकिन राजेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। गुफा के अंदर की अजीब आवाजें, साया की दबी दबी फुसफुसाहटें और उस पर मंडराता भय उसे बार बार पीछे हटने के लिए कह रहे थे। लेकिन उसने खुद को संभाला और ताबीज को ताबूत के ऊपर रखने की तैयारी की। जैसे ही उसने ताबीज को उठाया, गुफा के अंदर की रोशनी अचानक तेज हो गई और साया की छाया जो गुफा की दीवारों पर नाच रही थी, अचानक सजीव हो उठी।
साया की लाल खौफनाक आंखें फिर से चमकने लगीं। उसकी पूरी आकृति अब धुंध से बाहर आ रही थी, जैसे वह राजेश को रोकने के लिए पूरी ताकत से जाग गया हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या करने जा रहे हो? साया की आवाज गुफा में गूंज उठी। यह ताबीज तुम्हें बचा नहीं सकता। राजेश ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए ताबीज को ताबूत के ऊपर रख दिया। ताबीज के ताबूत से छूते ही एक तेज धमाका हुआ और गुफा के अंदर की हवा जैसे जम गई। साया जोर से चीख पड़ा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। उसके शरीर से धुएं की लहरें उठने लगीं और उसकी लाल आंखें धीरे धीरे काली पड़ने लगीं। राजेश ने महसूस किया कि ताबीज की रोशनी अब और भी तेज हो गई थी। साया का धुंधला रूप अब बिखरने लगा था। साया ने एक आखिरी चीख मारी और उसका पूरा शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। गुफा के अंदर अब एक गहरा सन्नाटा छा गया था। ताबीज ताबूत पर रखा हुआ था और उसकी रोशनी अब मंद हो रही थी। राजेश ने गहरी सांस ली। वह थका हुआ था, लेकिन उसने जो करना था वह कर चुका था। साया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही उसने ताबीज को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, ताबूत के भीतर से एक आवाज आई। यह वही किताब में वर्णित विदेशी की आवाज थी। तुमने हमें मुक्त किया, आवाज ने कहा। हम सदियों से इस ताबूत में कैद थे, साया के साथ। अब हम आजाद हैं, लेकिन यह जंगल हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं हो सकता। कोई और आएगा और वो साया से भी ज्यादा खतरनाक होगा। राजेश को समझ में आया कि ताबीज ने साया को तो खत्म कर दिया था, लेकिन इस जंगल में छिपे हुए और भी भयानक रहस्य थे। उसने ताबीज को उठाया और गुफा से बाहर निकल आया, लेकिन उसके मन में अब भी वह आवाज गूंज रही थी। राजेश गुफा से बाहर निकला और महसूस किया कि जंगल का माहौल बदल गया था। वह भारीपन जो पहले हर कदम पर महसूस होता था, अब गायब हो गया था। पेड़ अब पहले की तरह अजीब तरीके से नहीं हिल रहे थे और हवा में भी वही भयानक सर्दी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अब शांत हो गया हो। लेकिन राजेश के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसे समझ में आ गया था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। साया तो खत्म हो गया था, लेकिन उसकी आवाज उसे याद दिला रही थी कि इस जंगल में अभी और भी खतरनाक चीजें छिपी हो सकती हैं। वह अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वहीं साधु मिले जिन्होंने उसे गुफा में जाने का रास्ता दिखाया था। साधु ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुमने अच्छा किया, साधु ने कहा, लेकिन याद रखना, यह जंगल हमेशा रहस्यमयी रहेगा। कभी भी इसे हल्के में मत लेना। राजेश ने साधु को धन्यवाद दिया और घर की ओर बढ़ गया, लेकिन उसके दिल में यह सवाल गूंजता रहा कि क्या सच में साया का खात्मा हुआ है या फिर यह सिर्फ एक और चक्र की शुरुआत थी। घर पहुंचकर राजेश ने ताबीज को सुरक्षित जगह पर रखा और किताब को अपने साथियों के हवाले करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अब वह इस भयानक कहानी से दूर रह सकता है, लेकिन राजेश को जल्द ही एहसास हुआ कि उसने जो देखा वह केवल एक सपने की तरह नहीं था। रात को सोते समय उसे बार बार वही आवाज सुनाई देने लगी, साया की नहीं, बल्कि किसी और ताकत की जो अब भी जंगल में सक्रिय थी। कुछ हफ्तों के बाद राजेश ने सोचा कि वह सब कुछ पीछे छोड़कर एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश करेगा। उसने अपने पुराने रूटीन को फिर से शुरू किया, लेकिन उसके मन में अब भी वह खौफनाक अनुभव ताजा था। लेकिन जल्द ही जंगल में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुछ स्थानीय लोग और पर्यटक जो जंगल के अंदर गए थे, गायब हो गए। उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। राजेश को लगा कि शायद यह केवल जंगल की खतरनाक जंगली जानवरों की वजह से हो सकता है, लेकिन उसके अंदर का डर उसे यह मानने नहीं दे रहा था। फिर एक दिन राजेश के एक साथी ने उसे बताया कि जंगल के अंदर एक नई झोपड़ी मिली है जो पहले वहां नहीं थी। वह झोपड़ी साया की झोपड़ी से भी ज्यादा पुरानी और खौफनाक थी। उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी और उसकी दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे जो इंसान की समझ से परे थे। राजेश ने अपने साथियों के साथ उस झोपड़ी को देखने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे वही पुरानी ठंडी हवा महसूस हुई जो उसने साया के साथ महसूस की थी, लेकिन इस बार हवा और भी ठंडी और खतरनाक थी। झोपड़ी के अंदर उन्हें एक पुरानी किताब मिली जो साया की किताब से भी पुरानी लग रही थी। उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, यहां से शुरू होता है असली खौफ।
राजेश को समझ में आ गया था कि साया का खात्मा केवल एक शुरुआत थी। इस जंगल में कोई और ताकत थी जो अब जाग रही थी, और यह ताकत साया से भी ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी थी। राजेश को अब समझ में आ गया था कि वह इस नए खतरे का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। उसने उस साधु से संपर्क किया जो उसे पहले मिला था, और उससे पूछा कि इस नए खतरे को कैसे रोका जा सकता है। साधु ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर कहा, इस बार का खतरा साया से भी ज्यादा खतरनाक है। यह वही ताकत है जिसने साया को बनाया था, और यह इस जंगल को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। इसे रोकने के लिए तुम्हें एक नई यात्रा पर जाना होगा। राजेश ने साधु की बात मान ली और उस नए खतरे को खत्म करने की तैयारी शुरू की। उसने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों को साथ लिया और जंगल के अंदर की ओर बढ़ा, जहां से वह खौफनाक झोपड़ी मिली थी। रास्ते में उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। पेड़ अपने आप हिलने लगे, हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, और कहीं कहीं उन्हें अजीब परछाइयां दिखाई देने लगीं। राजेश को समझ में आ गया था कि यह नया खतरा किसी साधारण शक्ति का नहीं था। यह ताकत जंगल के सबसे गहरे और अंधेरे कोने से उठ रही थी, और इसे रोकने के लिए उसे और भी खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। राजेश और उसके साथियों ने जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचने के बाद एक अजीब सी जगह पाई, जहां एक पुरानी टूटी फूटी गुफा थी। यह वही गुफा थी जिसे साधु ने उन्हें खोजने के लिए कहा था। गुफा के अंदर अंधकार और ठंडक फैली हुई थी। राजेश ने गहरी सांस ली और अपने साथियों को इशारा किया कि वे सावधानी से अंदर आएं। उनके कदमों की आवाज गुफा के अंधेरे में गूंज उठी। उनके दिलों की धड़कनें जैसे तेज होती जा रही थीं। राजेश के मन में साया के साथ हुई पिछली मुठभेड़ के भयावह दृश्य फिर से ताजा हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। गुफा के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब सी लिखावट और चित्र बने हुए थे। ये चित्र बहुत प्राचीन लग रहे थे, मानो किसी दूसरी दुनिया के जीवों की कहानियां बता रहे हों। उनमें से एक चित्र ने राजेश का ध्यान खींचा। एक बड़ी विकराल छाया जो इंसानों को निगलती हुई दिख रही थी। यह वही छाया थी जिसे उन्होंने साया के रूप में देखा था, लेकिन इससे भी बड़ी और भयानक। राजेश और उसके साथियों ने जब गुफा के और अंदर कदम रखा तो अचानक से ठंडी हवा का झोंका आया और उनके चारों ओर की दीवारें जैसे जीवित हो उठीं। गुफा के अंदर की हवा भारी और ठंडी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रही हो। राजेश ने अपने ताबीज को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि इस बार ताबीज की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। वह जानता था कि यह ताबीज इस नए खौफ को रोकने के लिए काफी नहीं होगा। उसने अपने साथियों की ओर देखा। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन उनकी आंखों में हिम्मत की चमक भी थी। गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से में उन्हें एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया जो आधा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे से गहरी खौफनाक फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। राजेश को समझ में आ गया था कि दरवाजे के उस पार वह भयानक ताकत छिपी हुई थी जो साया को भी जन्म देने वाली थी। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजे को और खोला। अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। एक विशालकाय अंधेरे से घिरी आकृति दरवाजे के पार खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे आग की लपटों से बनी हों, और उसके चारों ओर काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। यह आकृति इंसानी नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मनुष्यों को आकर्षित करता था। एक खतरनाक, अजीब सा आकर्षण जिससे कोई भी दूर नहीं रह सकता था। आकृति ने एक गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारे ताबीज ने साया को खत्म कर दिया, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। मैं इस जंगल का असली मालिक हूं। तुमने मेरे एक प्यादे को हराया है, लेकिन मुझे हराने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। राजेश ने बिना किसी डर के अपने ताबीज को उठाया और आगे बढ़ा। वह जानता था कि यह आखिरी मौका था, और अगर वह इस बार हार गया तो यह जंगल और उसके अंदर के लोग हमेशा के लिए इस खौफनाक ताकत के गुलाम हो जाएंगे। आकृति ने अपने हाथों से एक अजीब सा इशारा किया और गुफा के अंदर की दीवारें अचानक हिलने लगीं। पूरा गुफा जैसे टूटने वाला था। राजेश के साथी डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन राजेश ने उन्हें रुकने का इशारा किया। वह जानता था कि अगर वे पीछे हट गए तो यह ताकत उन पर हावी हो जाएगी।
राजेश ने ताबीज को आकृति की ओर बढ़ाया और उसके ऊपर मंत्र का उच्चारण करने लगा जिसे साधु ने उसे सिखाया था। ताबीज की रोशनी फिर से तेज हो गई और उसकी रोशनी सीधे उस भयानक आकृति पर पड़ी। आकृति ने जोर से चीख मारी और उसकी लाल आंखें जलने लगीं। उसकी चीख से पूरा गुफा हिलने लगा और उसकी आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। लेकिन यह आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। आकृति ने अपनी पूरी शक्ति से राजेश और उसके साथियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ताबीज की रोशनी अब इतनी तेज हो गई थी कि उसने हर तरह के अंधकार को छिन्न भिन्न कर दिया। आखिरकार आकृति जोर से चीखती हुई बिखर गई और गुफा के अंदर का अंधकार भी छंटने लगा। राजेश और उसके साथियों ने राहत की सांस ली। ताबीज ने आखिरकार उस भयानक ताकत को खत्म कर दिया था जो साया से भी ज्यादा खतरनाक थी। गुफा अब शांत थी और उसके अंदर की ठंडक भी गायब हो गई थी। राजेश ने ताबीज को वापस अपनी जेब में रख लिया और गुफा से बाहर निकल आया। उसे पता था कि उसने इस जंगल को एक बड़े खतरे से बचा लिया था, लेकिन उसके मन में यह बात हमेशा के लिए बैठ गई थी कि इस जंगल में और भी रहस्य छिपे हो सकते हैं। जंगल के बाहर साधु ने उनका स्वागत किया। उसने राजेश की ओर देखा और कहा, तुमने इस जंगल को एक बार फिर बचा लिया है, लेकिन याद रखना, यह जगह हमेशा रहस्यमयी रहेगी। इसका हर कोना एक नई कहानी छिपाए हुए है। राजेश ने साधु की बात सुनी और सिर हिलाकर अपने साथियों के साथ घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में संतोष था कि उसने एक बड़ा खतरा टाल दिया था, लेकिन साथ ही यह एहसास भी था कि यह केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। जंगल में अब फिर से खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी एक चेतावनी की तरह थी, क्योंकि जंगल के रहस्य कभी खत्म नहीं होते। और राजेश जानता था कि अगर कभी भी यह जंगल फिर से उसे पुकारेगा तो वह हमेशा तैयार रहेगा इस अंधेरे से लड़ने के लिए, चाहे वह कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। उम्मीद है दोस्तों, आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।